वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी विद सैम के साथ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अनुसंधान प्रक्रिया में तथ्यों का जो संकलन है वो प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के द्वारा किया जाता है। प्राप्त जो तथ्य होते हैं उनका संपादन किया जाता है, लेकिन इन तथ्यों में हम जब तक सामान्यीकरण और निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जब तक कि उसका क्या न किया जाए, व्यवस्थित ढंग से वर्गीकरण ना किया जाए। जो भी प्राप्त तथ्य हैं उन तथ्यों को वर्गों में बांटने का जो क्रिया होता है, बांटने की जो प्रक्रिया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण करने के पश्चात ही हम उन तथ्यों का कोई निष्कर्ष या सामान्यीकरण ढूंढ सकते हैं। तो वर्गीकरण क्या है, कैसे उसके आधार हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये सभी हम इस व्याख्यान के दौरान समझने का प्रयास करेंगे। तो एल्हांस ने जो परिभाषा वर्गीकरण की दी है, एल्हांस क्या कहता है कि एक रूपताओं और समानताओं के अनुसार तथ्यों के समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। तो किसी एक समान जो तथ्य है उसको एक वर्ग में रखना, और इस तरह से इसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? तो वर्गीकरण के उद्देश्य है, सबसे पहला, हमारे पास जो असंख्य तथ्य हैं, हमारे पास जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को हम सामान्यीकरण, निष्कर्ष के योग्य बनाने के लिए, सरल एवं संक्षिप्त बनाने के लिए इसका वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा है, तथ्यों में जो समानताएं और असमानताएं हैं, उन समान और असमान तथ्यों को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए भी सामान्यीकरण, वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक ग्राम का कोई तथ्य, गांव में जाकर क्या कोई तथ्य संकलित कर रहे हैं, तो जो शिक्षित है, अशिक्षित है, शिक्षित और अशिक्षित को अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो हम समानता और असमानता को अलग कर देते हैं। फिर है, जब आप तथ्यों का वर्गीकरण कर लेते हैं तो हम आसानी से आपस में उसकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। फिर है, तर्कपूर्ण व्यवस्था बनाना। तर्कपूर्ण व्यवस्था बनाने का आशय है कि मान लीजिए हमको अपने महाविद्यालय के परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करना है, तो हम विश्लेषण तब कर पाएंगे जब पूरे महाविद्यालय के प्रत्येक कक्षाओं के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का एक अलग वर्ग बना लेंगे, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से तर्कपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। फिर है, जब हम एक बेहतर वर्गीकरण करते हैं तो क्या होता है, इससे हम अगले प्रोसेस में जो तथ्य विश्लेषण की अगली प्रक्रिया होती है वर्गीकरण के पश्चात, सारणीय, तो सारणीय करने में ये आसान हो जाता है। अगर हम वर्गीकरण बेहतर ढंग से वर्गीकरण करते हैं तो उसका आसानी से क्या किया जा सकता है, सारणीयन किया जा सकता है, और इससे समय एवं शक्ति की क्या होती है, बचत होती है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्गीकरण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण के क्या आधार होते हैं, किन आधार को ध्यान में रख करके वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण के आधार में पहला आधार है गुणात्मक आधार, यानी हमारे पास जो तथ्य जो है वो गुण के आधार पे, गुण मतलब ऊंचा, नाटा, शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष, ये सब क्या है, गुण के आधार पर। तो जो गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा आता है परिणाम के आधार पर। परिणाम के आधार पर मतलब इस तथ्यों में हम जो कि यहाँ पर इतने लोग शिक्षित हैं, 70% शिक्षित हैं, इस महाविद्यालय में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो ये कहा गया जब हमारे पास तथ्य जो है आंकड़ों के आधार पर, अंकों के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो इसको परिमाणात्मक आधार कहा जाता है। फिर आता है सामयिक आधार, मतलब समय अनुसार कि सन 2001 का, सन 2018 का, सन 2019 का, 2020 का, इस काल का, तो ये कहलाता है सामयिक आधार। और जब हम किसी वस्तु स्थिति, किसी देश काल का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो ये कहलाता है भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। तो ये है वर्गीकरण के आधार। अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं।
किन किन बातों को ध्यान में रख करके वर्गीकरण किया जाना चाहिए। सबसे पहला है कि वर्गीकरण में व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता का आशय जितने भी प्रकार के तथ्य आपने संकलित किए हैं वो सारे तथ्य वर्गीकरण में समाहित होना चाहिए, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। दूसरा जो कहता है वो है स्पष्टता एवं निश्चितता। सभी जब हम वर्गीकरण करें तो ये स्पष्ट हो जाए, वो सुनिश्चित हो, वो सरल हो, किस वर्ग में किससे रखा जाए इस बात की बेहतर ढंग से हमको क्या करना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। किसी प्रकार की दुविधा या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो चीज है वो है स्थिरता, यानी वर्गीकरण को हम जितनी बार भी वर्गीकरण करें उसमें बदलाव नहीं दिखना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। फिर है जो भी आप शोध कार्य कर रहे हैं वो शोध कार्य के अनुकूल होना चाहिए, है ना, कि हम जब जिस उद्देश्य को लेकर के वर्गीकरण कर रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति उसमें होना चाहिए। फिर है सजातीयता, यानी एक जैसे जो गुण धर्म के जो तथ्य हैं उसको एक वर्ग में रखा जाए और विजातीय गुणों के गुणों को एक वर्ग में रखा जाए। तो हम ये ध्यान रखें कि एक जैसे समान धर्मी गुणों को एक वर्ग में रखा जाए, ये वर्गीकरण करते समय ध्यान रखना चाहिए। दूसरा वर्गीकरण लोचदार होना चाहिए। लोचदार का आशय है कि यदि मान लीजिए समय अनुसार कोई नया तथ्य आपको प्राप्त होता है तो आप वर्गीकरण में उन नए तथ्यों को भी शामिल करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वर्गीकरण सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए हमारा जो वर्गीकरण है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमको वर्गीकरण किया जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि वर्गीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं। कि मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण का आधार होता है गुणात्मक, परिमाणात्मक, सामायिक और भौगोलिक। इस आधार को ध्यान में रख करके वर्गीकरण की प्रक्रिया को निष्पादित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण की कौन कौन से विधियां हैं और वर्गीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं। जिस प्रकार के हमारे तथ्य होंगे, डाटा जिस प्रकार का होगा, डाटा का स्वरूप जैसा होगा, उसके आधार पर वर्गीकरण की प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। मुख्यतः हमारे पास जो डाटा प्राप्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा न्यूमेरिकल, यानी वर्णनात्मक और अंकात्मक। वर्णनात्मक डाटा वो होता है जिसको हम माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि बेकारी, साक्षरता, ये ऐसा तथ्य है जिसको कि मापन जिसका संभव नहीं है। दूसरा आता है अंकात्मक तथ्य, जैसे आयु, वजन, ये ऐसे तथ्य हैं जिसको क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो तथ्य जो डाटा जो प्राप्त होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक और अंकात्मक। और इसी आधार पर जैसे हमारे पास जिस प्रकार के तथ्य होंगे उसी के आधार पर हमारा वर्गीकरण तैयार होगा। वर्गीकरण के मुख्यतः जो विधियां हैं उसमें सबसे पहला है गुणात्मक वर्गीकरण, जिसमें हम तथ्य हमको किस आधार पर प्राप्त होते हैं, गुणों के आधार पर। गुण यानी जैसे अभी कहा बेकारी, साक्षरता, ये सारे गुण कहलाते हैं। तो जब हमारे पास हमारा जो तथ्य है, गुणात्मक तथ्य हमारे को है, तो हम उसको दो भागों में इस प्रकार से दो प्रकार के हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला कहलाता है सरल या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। सरल व द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, जिसमें हम केवल दो वर्गों में हम अपने तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा शिक्षा की स्थिति, कैसे कितने आपने जो तथ्य है उसमें कितने लोग शिक्षित और कितने लोग अशिक्षित हैं, ये इस तरीके से। यहाँ पर जो अल्फाबेट है उसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि ए बी, है ना, और दूसरे के लिए स्मॉल लेटर के ए का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, इसको सरल या द्वंद्व भाजन। उसी प्रकार यदि आपके पास तथ्य है वैवाहिक स्थिति कैसी है, विवाहित कितने हैं और अविवाहित कितने हैं, तो इस प्रकार के जो वर्गीकरण है इसमें केवल दो भाग होते हैं, इसीलिए इसको द्वंद्व भाजन वर्गीकरण कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है जिसको कि कहा गया है बहुगुणी वर्गीकरण, जिसमें एक ही वर्ग नहीं, एक वर्ग के अंतर अन्य प्रकार के उपवर्ग में भी उसका विभाजन किया जाता है, और उप विभाजन का भी और विभाजन हम
कर सकते हैं। तो एक ही प्रकार के वर्गीकरण में बहुत सारे गुण उसमें समाहित होते हैं, इसीलिए इसको बहुगुणी वर्गीकरण कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है और जनसंख्या में पुरुष कितने हैं और स्त्री कितने हैं, अगर हम केवल पुरुष और स्त्री की संख्या को अगर दिखा रहे हैं तो वो द्विभाजन कहलाएगा। पर यहाँ पर केवल हम पुरुष और की संख्या को भी मात्र नहीं बतला रहे, हम यहाँ पर पुरुषों में कितने विवाहित हैं और कितने अविवाहित हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी बतला रहे हैं कि विवाहित पुरुषों में साक्षर कितने हैं और निरक्षर कितने हैं। उसी प्रकार अविवाहित पुरुषों में साक्षर कितने हैं और निरक्षर कितने हैं। यानी यहाँ पर हमारा वर्गीकरण केवल एक गुण नहीं अपितु और भी गुणों को अपने में धारित किया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, स्त्रियों का भी मैंने बतलाया, विवाहित, अविवाहित, साक्षर, निरक्षर और साक्षर और निरक्षर। तो इस तरह से वर्गीकरण के प्रकार हैं, सरल व द्वंद्वभाजन वर्गीकरण और बहुगुणी वर्गीकरण। वर्गीकरण का जो दूसरा प्रकार है वह है संख्यात्मक वर्गीकरण या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। जो भी पहले वर्गीकरण में आपने देखा गुणात्मक वर्गीकरण है ना, जब आपके पास तथ्य अंकों के रूप में मौजूद हो, संख्या के रूप में मौजूद हो, तो हम अपने जो उच्चतम अधिकतम जो संख्या है और जो निम्नतम संख्या है उस संख्या के आधार पर उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, जो भी हमारे पास तथ्य होते हैं। इसको ज़्यादातर हम देखा जाता है कि वर्गांतरों के आधार पर हम इन तथ्यों को वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, मैंने बताया है कि किसी एक कक्षा में छात्रों की संख्या को दर्शाने के लिए यहाँ पर 145 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के कितनी संख्या है, 6, 150 से 155 के बीच के कितने छात्रों की संख्या है, 5, 155 से 160 की कितनी है, 8, और 160 से 165 की कितनी है, 10, और 165 से 170 की कितनी है, 12। तो इस प्रकार से हम अपने अंकों में या संख्या में प्राप्त तथ्यों को इस प्रकार से हम संख्यात्मक वर्गीकरण इसका प्रस्तुत करते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसकी कुछ अवधारणाएं हैं, उसको भी हमको समझना आवश्यक है। उसमें सबसे पहला जो आता है वर्ग की सीमाएं, क्लास लिमिट। वर्ग की सीमाएं का तात्पर्य है कि इन वर्ग जो दिया हुआ है ना, तो वर्ग की वर्गांतर कितना है, वर्ग की सीमा कितना है, इसको हम कहते हैं निचली सीमा और इसको कहते हैं उच्चतम सीमा, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ग की सीमाएं कितनी है, 145 है ना, ठीक है, और 150, दोनों के बीच वर्ग की सीमा कितनी है। तो वर्ग सीमाओं में ये है L1 यानी 145, L2 यानी 150। इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहा जाता है, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। तो ये कहलाता है वर्ग की सीमाएं, क्लास लिमिट। दूसरा आता है वर्ग का विस्तार। वर्ग का विस्तार का आशय है कि इनका जो वर्ग का विस्तार ज्ञात करने के लिए जो होता है, इसके लिए I शब्द इस्तेमाल किया जाता है, I है ना, I बराबर L2 माइनस L1 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, हमारा L2 क्या है, 150, ठीक है, क्या है 150, और यहाँ पर L1 जो है वो क्या है 145। I बराबर इनका वर्ग का विस्तार कितना है, इन दोनों के बीच गैप कितना है, तो इन दोनों के बीच जो गैप है वो क्या है, 5 है। तो यहाँ पर I क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको वर्ग विस्तार कहा जाता है। इसके बाद आता है मध्य बिंदु या मध्य मूल्य ज्ञात करना। मिड पॉइंट और मिड वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। मिड पॉइंट और मिड पॉइंट व मिड वैल्यू इसको कहा जाता है जहाँ पे दोनों अंकों को आपस में क्या कर दिया जाता है, आपस में रख करके फिर उसके मूल्य को आधा कर दिया जाता है। तो हमारे पास इन दोनों बिंदु का मिड मूल्य क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम कह दें मध्य बिंदु है ना, L1 माइनस L2/2, ठीक है। तो यहाँ पर 150
माइनस 145/2 और जो भी मूल्य इसमें आएगा उसको हम मध्य मूल्य मान लेते हैं। तो ये हो गया मध्य मूल्य। फिर आता है वर्ग की आवृत्ति, क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी पद है, जो भी यहाँ पे संख्या है, उसकी आवृत्ति कितनी बार, उसकी बारंबारता कितनी बार है, यह कहलाता है वर्ग आवृत्ति। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 145 से 150 ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो इसको कहा जाता है, जो संख्या है 6, उसको कहा जाता है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से हम क्या है संख्यात्मक रूप में प्राप्त तथ्यों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो सांख्यिकी गणन क्रियाओं में विशेष रूप से इन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम तथ्यों को, अपने प्राप्त तथ्यों को संख्यात्मक रूप में हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह चैप्टर जो है वो समझ आया होगा, और जहाँ पे भी आप डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर इसका उल्लेख जरूर करें। धन्यवाद।